जुले सलाम। तो आज हम लद्दाख में जो हिम तेंदुए के साथ हम जो जूझ रहे थे पिछले कोई 20-25 सालों से उसकी थोड़ी उसकी कहानी सुनाएंगे। तो अंकित, इंग्लिश हिंदी बहुत ठीक है ना कि हिंदी में ही करना पड़ेगा? मेरे टूटी फूटी हिंदी में। नहीं आती है अगर तो वो अभी बता दें अगर किसी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है हाँ, तो चलो। मुझे अंकित, बिल्कुल सुनाई नहीं, आवाज नहीं आ रहा आपकी ठीक तरह से। हेलो। चलो, मैं एनीवे मैं दोनों में कर लेता हूँ ताकि अ, सारे जो इंग्लिश में अगर इश्यूज है तो वो भी मतलब फिर समझ पाए, तो मैं दोनों मिक्स करके बोलूंगा। तो ये लद्दाख की हिम तेंदुए की हालांकि मैंने तो अपना टाइटल तो रखा है इन द हिमालयस, लेकिन देखा जाए तो पूरे जो हिम तेंदुए की जो संख्या है लद्दाख में सबसे ज्यादा है। भारत की अगर संख्या देखें तो उसमें कोई 718 का कोई एस्टिमेट है, तो उसमें 60% के आसपास जो है वो लद्दाख में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर काफी मुठभेड़ है, अभी भी है लोगों के साथ। अभी जो सॉरी हिम तेंदुआ जो है बाड़े में घुस के जो मारने का जो थ्रेट है, डर है, वो अभी भी काफी है लद्दाख में। तो मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, लद्दाख में पहले कैसे शुरू हुआ ये सब सारी चीजें। 2002 की बात है, जब ये स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट की संस्था की जो स्थापना हुई थी, तो तब जो है ये जो मुठभेड़ जो है काफी इंटेंस था। तो हिम तेंदुआ आके लोगों के मवेशियों को और भेड़ बकरियों को मार देते थे। तो कुछ उसके लिए कुछ करना जरूरी था। तो इसलिए जो है स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट ने फिर असेसमेंट करना शुरू कर दिया कि लोग जो है कितने खतरों का सामना कर कर रहे हैं लोग, क्या क्या उनका इश्यूज है। वो जब देखना शुरू किया तो पता लगा कि लद्दाख में सबसे जो ज्यादा थ्रेट है स्नो लेपर्ड को, वो एंग्री फार्मर्स की ओर से सबसे ज्यादा खतरा था। जब ये बाड़े में घुस के मारते थे तो लोग जो है गुस्से में आके हिम तेंदुए को मार देते थे। तो इसके लिए कुछ करना जरूरी था, तो इसलिए ये इसकी स्थापना स्थापना हुई। तो उसके बाद इन ए वे एक यहाँ पैराडाइम शिफ्ट सा हो गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। एक एक नई दिशा मिली लोगों को कि पहले तो आके सरकारी लोग आके जो है अपने हिसाब से कुछ ना कुछ समस्याओं का साधन निकाल के कुछ करते थे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके समन्वय से ज्यादा नहीं होते थे, उनको कुछ ज्यादा पूछते नहीं थे। उनके पास भी काफी अनुभव होते हैं, तो ये पूछना जरूरी है कि अगर वो कुछ उसका साधन, अगर कुछ सोल्यूशन अगर वो देखते हैं तो उनका जो है आइडिया जो है लेके फिर एक इंक्लूसिव कंजर्वेशन की जो हम बात करते हैं वैसा कंजर्वेशन हो। तो ये जो है तब से शुरू हुई थी। आज जो है पूरी विश्व में जो है आज जो लोकल कम्युनिटीज है, स्थानीय जो समुदाय हैं, उनको जो है उनके समन्वय से करने का अब सबको पता लग गया है कि जब तक लोगों के साथ मिल के जो है ये संरक्षण का काम ना करे, इस पे हमें सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो वो सबको समझ आ गया है। तो इसलिए आज आप लोग सुनते भी होंगे कि पूरे विश्व में कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज करके बहुत एक वो बना हुआ है। तो जो समुदायों ने जो बचा के रखे हैं, जो जमीन, जल जल जंगल जमीन की जो हम बात करते हैं, उनको जो बचा के रखे हैं उसको फर्दर उसको रिकॉग्निशन कैसे दे, उनको कैसे सपोर्ट करें, ताकि जो है इंक्लूसिव कंजर्वेशन की ओर हम चलना शुरू करें। तो वो आज करने लग रहे हैं पूरे विश्व में। लेकिन यहाँ पर कोई ये 25 साल पहले हमने शुरू कर दी थी, जो कि बहुत ही एक अद्भुत कहानी है ये लद्दाख की। तो यहाँ से जो है ये सारे
चीजें जो हैं पूरे हिमालय में फैलने लगे। फिर उसके बाद बाकी के जो स्नो लेपर्ड रेंज है उसमें फैलने लगे, तो उन पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो ये थोड़ा से, तो ये कहानी मैं थोड़ा से साझा करना चाह रहा था। तो हिम तेंदुआ को का अगर देखा जाए तो अब लोग जो जिनको इनके इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक परिचय दूंगा हिम तेंदुए का। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा आंसिया। और ये वल्नरेबल का स्टेटस है, आईयूसीएन का एक रैंकिंग देते हैं, तो उसमें वल्नरेबल है। और ये 12 मुल्कों में, 12 देशों में पाए जाते हैं। और इसकी आवाज आप देखें उस 12 मुल्कों में, तो कोई 20 लाख के आसपास इसके हैबिटेट जो है वो पाए जाते हैं पूरी दुनिया की। मैं संख्या और हिम तेंदुए की मैं बात कर रहा हूँ। ग्लोबल एस्टिमेट अगर पूरी दुनिया में उसकी संख्या देखे तो 4,000 से 6,500 तक बताते हैं। ये बिल्कुल ही गेस्टिमेट है। किसी ने अभी तक जो है स्नो लेपर्ड के हैबिटेट के सिर्फ 2 से 5% एरिया में जाके जो है इनकी संख्या के बारे में जो है जांचने की कोशिश की है। तो ये सारे गेस्टिमेट है, जितने भी नंबर्स मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और एल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। हालांकि उसकी वजह से काफी इसको बहुत खतरा मंडरा रहा है अभी हिम तेंदुए को लेके और उसके हैबिटेट को लेके। तो उसमें मैं बाद में आऊंगा, यहाँ पर मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। और फिर ये क्या खाते हैं, इनकी जो भोजन है वो ब्लू शिप, आइबेक्स और मामट्स। हम लद्दाख की करें तो ये सबसे जो उसकी मनचा है जो भोजन है वो ये कुछ स्पीशीज है, प्रजातियां हैं। और बाकी भी बहुत सारे जंगली भेड़ बकरियों बकरियों को वो खाते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी संख्या में के बारे में मैं थोड़ा नंबर्स फिगर्स मैंने दे दिया। ये कैमरा ट्रैप्स के बेसिस पे है। तो ये दिस इज द बेस्ट एस्टिमेट दैट वी हैव सो फार on the species in India. 718 the population for the country, and 470 of that 718 occur in Ladakh. तो बस फिर इसको ध्यान में रखते हुए आप आगे चलें, तो अब जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि कैसे जो है इसका ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुई। तो वो ये कि लद्दाख, आप लोगों ने सुना होगा कि लद्दाख में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, पेड़ बहुत कम है यहाँ पर। खास करके आप चंगथंग की ओर जाएंगे जहाँ पर घास के मैदान और बिल्कुल मरुस्थल के टाइप के हैबिटेट्स हैं। तो वहां पर पेड़ तो है नहीं, तो लोग जो है ऊपर जिस भाड़े में ये अपने मवेशियों को, भेड़ बकरियों को रखते हैं, वो उसको खुला छोड़ देते हैं ऊपर से। और फिर ये हिम तेंदुआ के लिए बहुत आसान हो जाता है उसमें छलांग मार के अंदर घुस के भेड़ बकरियों को मार देना। और फिर कई बार क्या होता है कि ये जो छलांग मार के नीचे तो आ जाते हैं, लेकिन दीवार कई बार काफी ऊंचा होता है, तो वो ऊपर जो है फिर छलांग मार के वो वापस नहीं जा पाता है, तो वो अंदर फंस जाता है। तो लोग जो है पत्थर मार के फिर तेंदुए को बाड़े में ही मार देते हैं। तो ये पहले तो बहुत होता था, अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ये संरक्षण की जो मैंने पहले जिक्र किया था वो काफी सक्सेसफुल रहा। तो उसकी वजह से अभी अभी जो है बहुत कम हो गया इस ऐसे बाड़े में मारना। लेकिन है, अभी भी थोड़ा सा इशू तो अभी भी है। और आप लोगों को ये भी मैं बताऊं कि एक कहानी चलती है लद्दाख में, बाकी शायद हिमालय के बाकी क्षेत्रों में शायद तो लोग ये कहते होंगे कि हिम तेंदुआ जो है भेड़ बकरियों बकरियों के खून पी जाते हैं, और ये उसके नशा चढ़ जाता है और फिर चल नहीं पाता है। इस तरह की भी कहानियां काफी सुनने को मिलते हैं। और वो इसलिए कि क्या करते हैं कि जब हिम तेंदुआ भेड़ को जब पकड़ता है, तो वो इसमें अपने थ्रोट थ्रोट को पकड़ लेता है। तो इसमें एक बहुत नसें बहुत बड़ी बड़ी हैं उसमें,
ब्रेन को खून सप्लाई करने के जो नसें हैं वो बड़े बड़े हैं, तो उसको पंक्चर कर देते हैं। तो एनिमल काफी, जो भेड़ या बकरी है जो बहुत प्रेशर में होता है, तो खून जो है बहुत सारे बह जाते हैं, तो मतलब बिल्कुल खून बिखर जाते हैं इधर उधर। ब्लड जस्ट स्पर्ट्स आउट ऑफ द आर्टरी एंड वेन्स ऑफ द थ्रोट। तो लोग फिर सोचते हैं कि खून, क्योंकि खून तो सारे बह जाते हैं, जब वो बाड़े में जाके कुछ सेल्वेज करने की कोशिश करते हैं, एनिमल को कुछ खाने, अब बचा कुचा हो तो वो खाने के लिए जब लाते हैं, तो वो बिल्कुल उसमें खून होता नहीं और टेस्टलेस होता है वो। तो फिर लोग सोचता है कि वो खून सारे पी गए, तो अपने ये तेंदुआ जो है काफी, इट्स ए वेरी कूल कैट। जब आप पहाड़ों में जाते हैं, व्हेन यू कम अक्रॉस वन, it's a very cool cat. It does not show any swift reaction. It'll just walk on its own pace. If you come across one at very close quarters, तो वो धीरे धीरे अपने हिसाब से चलता है। तो ये खून हर जगह होते हैं, और ये फिर जैसे ऐसे धीरे धीरे चलने लगता है, जैसे कोई चढ़ा हो किसी को, तो फिर लोग सोचते हैं कि खून पी के उसको चढ़ गया है। तो ये भी ऐसे कहानियां हैं, मैं थोड़ा तो साझा करना चाह रहा था, जिनको इन चीजों के बारे में तो रुचि हो इनमें। तो ये जो है फिर एक बहुत ही खतरा, जैसे मैंने बताया, लोगों के लिए बहुत खतरा बना हुआ था तब। और हम इस, जैसे हम कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, आपदा में हमने अवसर ढूंढे कि कैसे जो है ये खतरे को जो है हम एक आमदनी कमाने का एक जरिया कैसे बन सकता है, वो फिर तब से सोचने लग गया था। तो मैं तो बाद में मैं जो जुड़ा, हालांकि मैं पहले से जो को फाउंडर रिंचन वांगचुक थे हमारे, काफी एक बहुत ही एक बड़ा विजनरी था, थे वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई 2011 में। तो ये जो है फिर एक अपॉर्चुनिटी में हम इस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारे देखने लग गए थे। तो उस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले इसको हमने कैसे निपटाया, इसको कैसे हमने सुलझाया, इस समस्या को, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और साझा करूं। तो जैसे मैंने बताया कि ऊपर खुला छोड़ देते हैं, तो सबसे आसान तरीका था इसका कि जाली जाली दे के ऊपर का से कवर करें। और जितने वो इनके दरवाजे होते हैं वो भी कई बार काफी टूटे फूटे दरवाजे होते हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करके थोड़ा ठीक तरह से बाड़े को ठीक किया, तो इससे जो है 95% जो है वो भाड़े में मारना जो है, पता 95% कम हो गया। ಲದಾಖ್ ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ हेलो, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. आप थोड़ा सा अपने माइक को म्यूट पे, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये जो है समस्या था, और इसको हमने सुलझाया। अब 95% जैसे मैंने बताया कम हो गया। 5%, क्योंकि लोग कई बार ठीक तरह से सुनते नहीं है अपने इंस्ट्रक्शंस को, और छोटा सा सुरख छोड़ देते हैं, जली जाली, और वो आ, पत्थर के दीवार में। और फिर स्नो लेपर्ड का बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी होती है उसकी, अगर सर उसके अंदर घुस जाए तो बॉडी किसी भी तरह वो स्क्वीज करके अंदर घुस जाते हैं। तो 5% जो सफलता नहीं रहे वो उस लिए। आ, तो जैसे ये आप देख सकते हो, पहले ये पूरा खुला छोड़ा हुआ था, तो काफी इसमें भी काफी खर्चा जाता है। तो एक ऐसे एक भाड़े को ठीक करने में कोई तो 80 से 80 हजार से लाख लाख से ऊपर ऊपर चला जाता है, तो लकड़ी और ये जाली और सारे ये स्ट्रेंथन करने में। तो ये सारे जो है हम पूरे लद्दाख में हर जगह तो नहीं, अभी भी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे गांव में अभी भी चल रहा है ये समस्या, लेकिन बहुत सारे गांव में हमने इनको भाड़े को ठीक करके जो है लोगों को थोड़ा राहत दिलाया। तो दे गॉट ए साई ऑफ रिलीफ। तो फिर उसके बाद जो है फिर हमने और फिर अवसर हम ढूंढने लगे कि क्या कर सकते हैं और लोगों को और राहत पहुंचाने के लिए। पहले तो जब बाड़े में घुस के मारते थे, तो एक एक फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल होता था, जो जो फैमिली इस पे पूरी तरह से निर्भर हो, जंगली जंगली बोल रहा हूँ, अपने मवेशियों पे, भेड़ बकरियों पे।
तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता। आप ये समझ लो कि कई बार क्या होता है कि पूरे की पूरे, अगर कोई 200 हो तो उसमें से 130-40 तक भी मारने का भी वो है, तो रिकॉर्ड्स है। तो आप ये समझ लो कि आप पूरी जिंदगी अपनी मेहनत की जो कमाई है वो एक बैंक में आप डाल देते हो, और वो बैंक जो है लूट जाता है रातों रात। और फिर उसके ऊपर सुबह देखे तो सब सब चला गया होता है, और कोई कंपनसेशन कुछ नहीं। तो आप फिर समझ सकते हैं कि कितना क्या बीतता होगा उन पे। बहुत ही ये मुश्किल समस्या था उनके लिए। तो इसको जब सुलझाया तो काफी, मतलब हम बहुत गांव में जाते थे तो लोगों से बात करते तो आंखों में आंसू भर के लोग कहते थे कि हमें तो इसके बाहर सोना पड़ता था बाड़े के ऊपर रात को, लेकिन आप लोगों ने जब से ये जाली डाल के इसको सुरक्षित बनाया, तब से हम अपने घर में बच्चों के साथ समय बिता रहा है। तो मतलब इतना राहत मिला है हमको। तो ये सारे देख के जो सब देख के जो है हमें बहुत सुकून मिलते हैं। तो उसके बाद फिर आता है तो दूसरी, इस कहानी के दूसरे भाग जो है वो टूरिज्म को लेके, पर्यटन को। 2000 के आसपास 1900, आप लोगों ने सुना होगा 2009 में जो है थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी लद्दाख में। तो उसकी वजह से काफी पब्लिसिटी मिली, लोग काफी आने लग गए थे। लेकिन जितने भी वहां से आमदनी, वहां से जो इनकम आते थे वो मोस्टली होटेलियर्स और टूर ऑपरेटर्स और रेस्टोरेटर्स, उन सबको जाते थे यहाँ शहरों में। और जो देहाती लोग जो दुर्गम क्षेत्रों में जो रहते हैं उनको कुछ राहत, उनको कुछ इससे नहीं मिलता था, ये बढ़ते टूरिज्म से। तो फिर इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि आपदा में अवसर फिर ढूंढना ढूंढना शुरू कर दिया। तो हिमालयन होम स्टेज करके एक कंसेप्ट यहाँ पर शुरू किए थी, इस संस्था ने शुरू किया था। तो फिर यहाँ से जो है ये हर जगह बढ़ गया। तो आज तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंजर्वेशन मॉडल्स इन द कंट्री एज वेल एज इन द एंटायर स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज ऑल्सो। तो वो यहाँ शुरू हुई थी पहले। किया कि कैसे इसको, इसकी स्थापना कैसे किया जाए, और लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए कि टूरिस्ट आके आपके घरों में, क्योंकि पहले अभी क्या हुआ, टूरिज्म की जो टूरिस्ट कंपोजिशन जो है बिल्कुल ही बदल गया, अभी चेंज हो गया। अभी हम डोमेस्टिक टूरिस्ट काफी देखते हैं लद्दाख में, और फॉरेन टूरिस्ट बहुत कम देखते हैं। तो फॉरेन टूरिस्ट जब आते थे तो वो क्या करते थे कि वो ट्रैक्स पे जाते थे, और ट्रैक्स पे जाके अपना कैंपिंग करना, फिर वहां पर पानी प्रदूषित करना, फिर कैंपिंग ग्राउंड्स पे काफी कीड़े, क्या अपना कूड़े फेंक के काफी वहां पर भी प्रदूषित करना। तो वो काफी समस्या था। और जो है, जो सामान जो लेके जाते हैं कैंपिंग गियर्स, वो घोड़ों पे ले जाते थे। और वो घोड़े जो है उन्हीं एरियाज में जहां पर ये प्रजातियां पाए जाते हैं, जंगली भेड़ बकरियां, उनके जो घास फूस जो भी खाने को होता है, थोड़े बहुत लद्दाख में ज्यादा उगते नहीं हैं, तो वो सारे जो है वो ये घोड़े खा जाते थे। तो बहुत ही, मतलब इट इट वाज ए बिग इशू फॉर एवरीवन, फॉर द कम्युनिटीज, फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। तो फिर देखना शुरू कर दिया कि क्यों ना ये टूरिस्ट जो है, पर्यटक जो है, क्यों ना लोगों के घरों में ठहरे, ताकि जो है इन सब जो समस्याओं का जो मैंने जिक्र किया वो सारे जो है कम हो जाए। तो वो देखना शुरू कर दिया। तो फिर सर्वे किया हमने, लोगों से पूछा कि अगर इस तरह के पर्यटक आते हैं आपके घर में ठहरने के लिए तो आप रखोगे उनको। तो उन्होंने बोला हाँ। तो टूरिस्ट को जब पूछने लगा, सर्वे टूरिस्ट के ऊपर पर्यटक से भी पूछे कि आप उनके घरों में ठहरना पसंद करोगे, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोनों को वो करके ये शुरू किया। तो उसके बाद कुछ चैलेंजेस तो आए बिगिनिंग में, शुरुआत में। लोग पहले तो बोला कि ठीक है हम रखेंगे लोगों को, लेकिन जब रखने लगे तो अजीब उसको महसूस करने लगे। कोई दुर्गम क्षेत्र में कोई स्ट्रेंजर आ रहा है आपके घर में और वो आपके साथ रह रहे हैं, तो वो अनकंफर्टेबल अनईजी फीलिंग पहले रहा। तो कॉक्सिंग एंड कैजुअलिंग काफी करना पड़ा इन शुरुआत में।
तो यूं टू करके ये शुरू हो गया, तो आज जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंजर्वेशन मॉडल्स इन द कंट्री एंड इन द एंटायर स्नो लेपर्ड रेंज कंट्री, जैसे मैंने बताया। तो इसका जो इसकी खासियत क्या है, जो एक सस्टेनेबल टूरिज्म का एक मॉडल है, एक उदाहरण है। अब ये होम स्टे जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लोग काफी आजकल परिभाषा, उसकी जो महत्व, क्या कंसेप्ट जो क्लियर लोगों को समझ नहीं आता आजकल। तो होता क्या है कि सस्टेनेबल टूरिज्म क्या चीज है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जो किसी चीज को बहुत ही छोटे स्तर पे शुरू करना और उसको बढ़ाना धीरे 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 करके, ना कि रातों रात जो है आप ढांचा खड़ा करे और फिर पता लगे ये तो काम करने वाला है नहीं। तो फिर सब जो नुकसान, पर्यावरण को नुकसान, लोगों को नुकसान, संस्कृति को नुकसान, सब नुकसान फिर लोग झेलते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, छोटे स्तर पे शुरू हो, धीरे धीरे ये बढ़े, और नियंत्रण जो है वो स्थानीय लोगों के पास हो। अगर स्थानीय लोगों के पास नियंत्रण नहीं हो तो कोई बाहर से आके कोई ढांचा खड़ा करेगा, कुछ बड़ा कुछ स्थापित करेंगे, तो उनको तो मालूम ही है कि क्या होगा, संस्कृति क्या है, स्थानीय संस्कृति क्या है, स्थानीय जो पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं वो उनको, उनकी समझ है नहीं। तो वो कर बैठेंगे कोई ऐसी गलती जो पूरी पूरे इलाके को जो है वो नुकसान पहुंचा पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जो है हम लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया, कि ताकि ये सब स्थापित करने के बाद, तो हमने ये एक स्नो लेपर्ड फैक्टर करके हमने नाम दिए है। तो जहां जहां पर भी हिम तेंदुआ रहता है, जहां जहां पर भी हिम तेंदुआ पाया जाता है, तो उसके आसपास के लोगों को जो है ऑटोमेटिकली, वो चाहे कुछ करे या ना करे, संरक्षित रखने के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन इनको ये सारे फायदा ऑटोमेटिकली मिलने लग गए। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो संस्कृति को बचाना, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में डालने की उनकी शक्ति उनमें वो हो गई। तो महिलाओं की सशक्तिकरण वो हमने की। फिर अर्बन ड्रिफ्ट, जो युवाओं के जो पलायन होते हैं दुर्गम क्षेत्रों से शहरों की ओर, तो वो रुक गए, क्योंकि हम नेचर गाइड ट्रेनिंग की हम ने वो पहल हमने शुरू की है। तो लोग लोग जो है युवाएं अपने गाँव में अ, ठहरना, अपने गांव में रह के आमदनी कमाना शुरू कर दिया। तो मैं उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय उतना ज्यादा है नहीं। आ, अब मैं आता हूं अब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में, क्योंकि अब ये डेवलपमेंट और कंजर्वेशन को हम बैलेंस किए, रिकंसिलिएशन जिसको हम कहते हैं ना, वो हमने करने की कोशिश की है यहाँ पर। और काफी हद तक हमें सफलता मिली यहाँ पर। तो अब इसको समझना होगा, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है, जो जिम्मेदाराना एक पर्यटन होता है वो कैसा दिखता है। तो इसकी परिभाषा है वो अपने पर्यटन में जितने जितने भी पंडित लोग या एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उन्होंने उनकी परिभाषा सेट कर दी। तो उनका ये कहना है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ये मतलब होता है कि पर्यटन के जरिए जो है हम एक अच्छा सा स्थल बनाए पर्यटकों के लिए, और एक अच्छी सी जगह बनाए लोगों को रहने के लिए। तो ये जो है इसकी परिभाषा ये है। अब यकीन नहीं मानोगे कि हम इतने एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गए हैं कि आज जैसे केप टाउन डिक्लेरेशन करके रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का सबसे बड़ा जो दस्तावेज है वो वही है। उसमें अगर आप सर्च करके आप देखोगे तो उसमें वाइल्ड लाइफ शब्द या इकोलॉजी शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं है। तो ये किस कैसा हम टूरिज्म के हम सेटअप कर रहे हैं, किस तरह की टूरिज्म की हम पहल कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। जैसे मैं अगर फिजिकल इस तरह की वर्कशॉप्स करता हूं तो मैं पार्टिसिपेंट से हमेशा मैं पूछता हूं तो इसमें क्या मिसिंग है, आपको लगता है कि इज दिस एन एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। तो अभी तो मुश्किल होगा क्योंकि माइक्स भी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। तो मैं I'll just tell you something that is sorely missing in this whole equation is this: better habitat for wildlife.
फोर्ट लिखा है, सॉरी इस पे। तो वाइल्ड लाइफ का इतना कंट्रीब्यूशन ज्यादा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और उसको सफलता बनाने के लिए। तो हम इसके इसके ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल। जैसे हिम तेंदुआ के बारे में ही बताऊं तो हिम तेंदुआ क्या काम करते हैं, वो जंगली भेड़ बकरियों को कई बार आते हैं, गांव में भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन जितना हमने लोगों से सीखा सुना जाना, वो यही कहते हैं कि वो आते ही नीचे, वो जो नीचे आते हैं वो या तो जख्मी की सूरत में वो नीचे आते हैं, या जो बिल्कुल बूढ़े हुए होते हैं वो हिम तेंदुए जो वो नीचे गांव में आ जाते हैं। बाकी अ, जो हेल्दी स्नो लेपर्ड्स है वो तो ऊपर ही रह के वहां पर शिकार करते हैं। तो क्या, तो शिकार किसका करते हैं? जंगली भेड़ बकरियों का। तो सालाना एक हिम तेंदुआ जो है 30 से 40 एक आइबेक्स को आपने शायद देखा होगा, आप लोगों ने, आइबेक्स या ब्लू शिप करके होते हैं, तो उस साइज का 30 से 40 जो है भेड़ बकरियों को मार देते हैं एक सालाना, एक एक स्नो लेपर्ड। तो आप हिसाब लगाइए फिर अपने पूरे भारत भारत में 718 हिम तेंदुए, वो तो कितने मारेंगे और कितना वो नियंत्रण में रखेंगे अपने, उनकी संख्या। जो जंगली भेड़ बकरियां या थार होगा या उसी तरह मास डियर तो को तो काम मारते हैं ये लोग। तो मतलब जो भी मारते हैं उनको एक कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन को। तो उसकी वजह से जो है लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं वो उग पाते हैं, जड़ी बूटियां जो है उग पाते हैं ऊपर स्लोप्स पे। अगर वो वहां पर नहीं उगे तो फिर क्या होगा कि लद्दाख जैसे क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश हुई तो पूरी की पूरी स्लोप जो है बहा के नीचे आ गए, सारे मिट्टी बहा के नीचे ले गए सारे पानी। और फिर नीचे बाढ़ भी आ जाता है गांव में, जो खेतों को फिर बह के ले जाते हैं और घरों को बह के ले जाते हैं। तो इस तरह की समस्याओं का वो देख भी रहा है, तो वो होते भी हैं। तो ये सब जो है इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, हम इनको समझना होगा। यही चीजें जो है हम लोगों को बताना शुरू कर दिया उनको, कि एक बार जो है थोड़ा सा राहत मिला उनको कि ऊपर जो है जाली लगा के जो है थोड़ा भाड़े में आप थोड़ा संरक्षित, उनके अपने मवेशियां जो है संरक्षित हो गए, तो उसके बाद थोड़ा फिर उनको ये सब चीजों के बारे में हमने बताना शुरू कर दिया, तो एकदम से वो समझ गए। क्योंकि जो रूरल दुर्गम क्षेत्रों में जो रहते हैं रूरल एरियाज में, उनको एकदम से समझ में आ जाते हैं। जो सिटीज में शहरों में रहते हैं उनको समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जो मैं नेचर गाइड ट्रेनिंग की जो बात कर रहा था, वो भी हम इस यही का वो जो अर्बन ड्रिफ्ट या युवाओं के जो पलायन होते हैं तो दुर्गम क्षेत्रों से जो शहर की ओर, उसको रोकने में इसका बहुत ज्यादा रोल रहा। अपने नेचर गाइड ट्रेनिंग का हम इनको इनको जो है गांव में अपने ब्लू शीप हो गया, आइबेक्स हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, इन सब को दिखाने के लिए स्नो ऐसे स्नो लेपर्ड गाइड भी हम उनको, स्पॉटर भी हम उनको ट्रेन करते हैं। तो उसके लिए भी ये भी एक एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि स्नो लेपर्ड पर्यटन जो है लद्दाख में कैसे शुरू हुई पहले, तो वो भी एक अद्भुत कहानी है। पहले 2003-4 से पहले जो है लद्दाख में हिम तेंदुआ आसानी से, बाकी जगह तो छोड़ो, यहाँ लद्दाख में काफी लोग आते थे, उन पे कुछ रिसर्चर्स भी आते थे, दिखते नहीं थे। मैं भी जैसे पहाड़ों में रहता रहता था कोई 3-4 महीने के लिए, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं तो, हिम तेंदुआ देखूंगा। तो वैसे ही बहुत लोग आते थे, लेकिन उनको देखते नहीं थे, 3-3 4-4 5-5 महीने बिताते थे लेकिन तब भी नहीं देखते थे। लेकिन वो 2003-4 में जो बिल्कुल बदल गए सब। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो है एक फिल्म का यहाँ शूटिंग हुआ, एक नेचुरल हिस्ट्री फिल्म साइलेंट रोर करके। तो उसमें बहुत सारे युवाओं को एंगेज किया इस ये फिल्म क्रू ने, ये ऐसे स्पॉटर। तब तो उन युवाओं को उतना एक्सपीरियंस थे नहीं, कुछ लोगों को बस थोड़ा आइडिया होते थे कि कहाँ कहाँ ये चलते चलते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं, इस तरह की चीजें जो है थोड़ा बहुत। तो वहां पर फिर बोनसेस देना शुरू कर दिया। अगर किसी ने दिखाया तो 2-2 3-3 हजार एक ही स्पॉट पे वहीं पर ऐसे बोनस उनको दे देते, तो बहुत, इट वाज ए ह्यूज इंसेंटिव फॉर देम।
तो वो रातों रात जाके कहाँ पर निशान है, पैर के निशान है, कहाँ से चलते हैं, हर पत्थर के ऊपर नजर रखे वो कहीं हिल तो नहीं रहा है, क्योंकि आपको एक सर्च इमेज क्रिएट करना होता है अगर उसको बार बार दिखाना देखना हो। नहीं तो ये भी हो सकता है कि स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ आपके कोई 20 गाज दूर से वो चले गए हो या जा रहे होंगे, आप उसको नहीं देखोगे, क्योंकि बहुत ही कैमोफ्लाज जो है उसका तकड़ा कैमोफ्लाज है। उसके उस पर भी बहुत सारे कहानियां हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। बाद में अगर किसी को कुछ सवाल हो तो, प्रश्न हो तो, मैं उस पे बाद में फिर वापस आ सकते हैं। तो ये सब करके जो है बहुत सारे युवाएं जो है आजकल गांव में रह के कुछ अपना होम स्टे शुरू किया है, कुछ इस तरह के स्नो लेपर्ड टूरिज्म का कोई बिजनेस शुरू किया है। तो वो गांव में रह के अच्छा खासा वो इनकम कमाते हैं। और तो फिर क्यों शहर में धूल और मिट्टी और शोर शराबा, प्रदूषित पानी वो पीने के लिए कौन आएगा शहर की ओर? तो गांव में रह के वो कर रहे हैं। तो साथ ही साथ फिर हमने, जब पर्यटक आते हैं लोगों के घरों में ठहरने के लिए, तो हम उनको जो है हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट में, हैंडीक्राफ्ट में हम ट्रेनिंग देते हैं उनको। और जो है उससे भी काफी जो है वो पैसे कमाते हैं। कई लोग तो आजकल इतने भी कमा लेते हैं, 1.5 से 2 लाख एक छोटे से सीजन में। लद्दाख में ज्यादा सीजन लंबा नहीं होता है कि स्नो लेपर्ड का तो सिर्फ विंटर में ही होता है, तो उस सीजन में 1.5 से 2 लाख रुपए जो है कमाते हैं। सिर्फ एक जो, अब इस टेबल पे आप देख सकते हो आइबेक्स के कुछ फिगरिन्स बनाए हुए हैं इन्होंने। ये एक ड्राई नीडल फेल्टिंग करके एक टेक्निक होता है जो हमने शुरू किया था लद्दाख में 2011 में। एक जर्मन लेडी थी यहाँ पर, तो सुई एक होती है, एक यहाँ पर एक स्पेशल सुई होती है, वो भी हम जर्मनी से इंपोर्ट करते थे पहले पहले। तो वो एक ऊन का वो लेके, you take a chunk of wool and then you keep jabbing this mass of wool with this special needle, and it solidifies, it becomes solid, and then you shape out different parts of the animal, and then you have a beautiful toy animal of an ibex or snow leopard। तो इसका ये पूरे लद्दाख में अभी फैल गया है। तो ये भी जो है एक उदाहरण बन चुका है यहाँ पर। और धीरे धीरे करके ये यहाँ से बाकी स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज में जा रहे हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, नोरबू करके है, बाय द वे, अगर कोई लद्दाख आए हो। और उली, जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट ने पहले रुम्बक, जहाँ पर हिम तेंदुआ ज्यादातर पहले देखते थे, उसके बाद फिर उले। तो वैसे ही जो है ये टूरिज्म हब, स्नो लेपर्ड टूरिज्म हब्स जो है हमने डेवलप किए, और वहां पर ये सारे चीजें लोगों के साथ किए हमने। और फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन भी बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब पहले तो हमने उनका जो लाइवलीहुड है उनको सिक्योर किया, जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड होते हैं, और जो मॉडर्न लाइवलीहुड जो जैसे मैंने दिखाया वो भी। तो उसमें तो बहुत सारे हैं। कुछ लोग मोजे बनाते हैं ऊन ऊन से, या हेड्स बनाते हैं टूरिस्ट के लिए, उससे भी पैसे कमा लेते हैं। उन सब पे पैसे कमाने के बाद अगर उनको जो इकोसिस्टम सर्विस की जो मैंने बात की, अगर उनके बारे में उनको बताओ, तो वो कहते हैं कि एक तो यहाँ से आमदनी हमें आ रही है, और ऊपर से जो है हमें ही सुरक्षित रख रहा है ये बाढ़ से, बारिश से और इन सब से। तो ये तो फिर जस्ट strengthens their resolve to conserve the snow leopard more। तो ये जो है स्कूलों में तो हमने अभी तक कोई 6-7 हजार बच्चों को जो है हमने शिक्षित किया है इन सब चीजों के बारे में। और मैंने तो हिम तेंदुए का उदाहरण दिया, और वैसे ही हम देख सकते हैं कि जो जंगली या पहाड़ी भेड़ बकरियां होते हैं जंगली, उनका क्या महत्व है। वो भी तो लद्दाख में एक बगीचे में कुछ सब्जियां उगाना यहाँ पे इतना मुश्किल बन जाता है लोगों के लिए, लेकिन ऊपर देखे तो यही जड़ी बूटियां, घास ऊपर इतने सारे उग रहे होते हैं पहाड़ों के ऊपर। तो वहां कैसे उगते हैं? हमें उसमें खाद डालना पड़ता है, पानी को देखना पड़ता है। तो वहां पर ये जंगली जानवर जो है ये खाद देते हैं वहां पर, इन द फॉर्म ऑफ
यूरिन एंड पैलेट्स एंड ऑल, वो वहां पर जब छोड़ते हैं तो वो जो है फिर एक तो सीट ले जाते हैं अपने पेट में, जब खाते हैं तो उसको वहां सीट छोड़ देते हैं और ऊपर से उसको खाद भी मिल जाता है। तो वैसे जो है ये सारे उगते हैं। अगर ये सारे नहीं होंगे तो सिर्फ बंजर बनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये सब चीजों के बारे में हम इनको शिक्षित करते हैं तो वो अच्छी तरह से समझ आते हैं। तो उनको संरक्षण का जो भाव है, भावना है उनका जो, वो जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है उनका। हाँ, जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज में मैं बता रहा था हिम तेंदुए का, तो उसमें मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। और फिर हमने कुछ सालों से जो बहुत विक्षुए हैं उनको भी हम थोड़ा शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट कैनन में इन सब चीजों के बारे में, हिंद तेंदुए के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पाते हैं हम। संत प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में इतना ज्यादा रेफरेंसेस नहीं होते इन टेक्स्ट में, क्योंकि जब बुद्धा के टाइम पे तो ये सारे कुछ समस्या थे नहीं। आज तो संख्या इतने बढ़ गए हैं अपने पृथ्वी पर, लोगों की संख्या इतने बढ़ गए, तो बहुत समस्या अभी शुरू हो गए। तो कैसे जो है हम बहुत वृक्षों को हम शिक्षित करे और वो जाके फिर गांव में लोगों को समझाए, ना कि हम जाए। जब हम जाएंगे तो वो ठीक तरह से सुनते नहीं है, लेकिन जब वो ये बौद्ध भिक्षु वहां जाते हैं, मंक्स जाते हैं जब गांव में, तो उनकी जो है वो ठीक तरह से सुन लेते हैं। तो वी आर जस्ट यूजिंग दैट एज ए मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग द कंजर्वेशन मैसेज अमंग द मासेस इन लद्दाख। तो वो हम कर रहे हैं। तो मैं अब ज्यादा रिसर्च में नहीं जाऊंगा। रिसर्च का काफी एक्टिविटीज हमारे चलते हैं, हमारे मेरे पीएचडी से ही या उससे पहले से ही काफी सारे हमने रिसर्च किए। सिर्फ हिम तेंदुए पे नहीं है, बाकी जितने भी सिंपैथिक स्पीशीज जो उसके साथ पाए जाते हैं। ब्राउन बेयर हो गया, जो भूरे भूरे भालू, जिसके काले भालू के बारे में सिमरन ने बात की थी पिछली बार, तो उसका भी काफी समस्या बढ़ा हुआ। तो उन सब चीजों को समझने के लिए पालासिस कैट करके एक बहुत ही सुंदर एक और बिल्ली है यहाँ पर, तो उस पे रिसर्च चल रहा है। तो ये रिसर्च भी काफी इम्पोर्टेंट है अपने समझ को बढ़ाने बढ़ाने के लिए। नहीं तो आप कुछ करते रहें, शूटिंग इन द डार्क जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो वैसा नहीं कि थोड़ा सा हम ज्ञान पहले प्राप्त करें कि क्या करने की जरूरत है। जैसे कुछ साल पहले हमें पता लगा कि हिमालयन मार्मट करके जो इसका एक भोजन है, बहुत एक महत्वपूर्ण हिम तेंदुआ का, तो लोग आके हमें बताना शुरू कर दिया कि ये जो है काफी आके हमारे फसलें जो है खराब कर रहे, खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो फिर हम जाके कब 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 करते हैं, ये क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, वो स्पेशल टेम्पोरल पैटर्न क्रॉप डैमेज का वो समझना जरूरी है, ताकि हम जो है कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो है वो बेटर डिजाइन कर पाए। तो ये जो है महत्व है रिसर्च का, वो जो कि हम चलता रहे। गार्बेज मैनेजमेंट का हमने बहुत काम किया है। जैसे ये ड्रम्स जो है, आप जो जो लोग सिक्किम या पहाड़ों में लद्दाख गए हैं, तो जो बीआरओ होते हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने जब रोड्स पे टार डाल रहे होते हैं, तो टार उसमें से निकाल के ये ड्रम जो है रोड साइड पे छोड़ देते हैं कई बार। तो इसमें कुछ टार रह जाते हैं, वो पूरी तरह से खाली नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जब गर्मी होती है यहाँ पर, तो भयंकर गर्मी होती है यहाँ पर, और ये छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, पाइका करके छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, या छोटे बर्ड्स या लिजर्ड्स होते हैं, वो इसमें घुस जाते हैं। तो वो उसमें फंस जाते हैं, उस पे दे गेट स्टक ऑन द टार। तो वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठे करके ला के जो है जला देते, जला के निकाल देते हैं ये जितने भी टार अंदर बचे हैं, बचे कुचे जो टार है, और इनको अच्छी तरह से पेंट करके हम गांव में लोगों को गार्बेज मैनेजमेंट के लिए दे देते हैं। तो इससे भी बहुत ज्यादा मतलब लोगों पे अच्छा प्रभाव पड़ा है इसका। लोग, कोई बच्चा जो स्कूल से घर जा रहे होते हैं, तो कोई टॉफी रैपर रोड साइड पे मिलता है, तो उसको उठा के जो है वो ड्रम में डाल देते या डस्टबिन में डाल देते, क्योंकि कुछ डालने के लिए है तो साधन, पहले तो नहीं होता है। तो वो इससे भी काफी उनको फायदा पहुंचा है। तो टू सम इट अप, टुडे दे all the
species in the mountains, the wildlife in the mountains as ornaments of the mountains कह के नाम दिया हुआ है। पहले तो जितना दूर हो सके हिम तेंदुआ को हमसे दूर ले जाओ बोल के ऐसे मार देते थे। अब वही लोग जो है अब ये हिम तेंदुए को खींच रहा है अपने गांव के ओर, क्योंकि पर्यटन का इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। तो कौन चाहेगा कि हिम तेंदुआ मर जाए? वो देखना ही इतना मुश्किल होता है। तो कोई कोई पर्यटक पर्यटक जब आता है तो हिम तेंदुआ नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा गांव में और होम स्टे में नहीं रहेगा। तो वो आकर्षित करते हैं गांव की ओर ये सारे ये जानवर। जो कई बार तो हमने तो ये सुना है तो वैसे इलीगल है। आइबेक्स, एशियाटिक आइबेक्स को वो नमक छिड़क देते हैं कुछ पत्थरों पे, तो उसको खाने के लिए वो आइबेक्स आते हैं तो पीछे पीछे हिम तेंदुआ भी आ जाता है। सो टुडे द स्नो लेपर्ड इज वर्थ इज वेट इन गोल्ड। ये है, टुडे इज वर्थ मोर अलाइव देन डेड। पहले तो मार देते थे लेकिन आप जिंदा रहे तो इसका ज्यादा वैल्यू है। तो ये जो है लोगों को समझ आ गया है। ये एक बहुत ही उम्दा बढ़िया कंजर्वेशन मॉडल है लद्दाख में, जो पूरे स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज में आप इसको एम्यूलेट कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कुछ हम बहुत सारे पुरस्कार भी हम से भी हम सम्मानित किए गए। तो ये कुछ है यहाँ पर, उसके बाद भी हमें कुछ मिले थे। तो यही बस मैं यहाँ बंद करना चाहूंगा क्योंकि पता नहीं समय कितना है। तो अगर किसी को प्रश्न है, कुछ सवाल है तो मैं बोलूंगा। थैंक यू। अंकित या कोई सिमरा कोई तो मॉडरेट कर रहे हैं क्या? क्योंकि अंकित बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो सकता है वहां पर। हाँ, अंकित का थोड़ा इशू हो गया था। अगर किसी का कोई हाँ, क्वेश्चन है प्लीज कम फॉरवर्ड। नमग्याल जी, आपके अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फोटोज तो बहुत देखते हैं लोग, हर हर जगह इतने फोटोज। मैंने सोचा कि क्यों ना इलस्ट्रेशन से थोड़ा वो हाँ, ये थोड़ा क्रिमिनाइज किया जाए तो एक्टिव लग रहा था। थैंक यू। तो कोई प्रश्न होगा तो आप बताइए। Sir, there's a जी। question from Kheer Sagar Sahu. हाँ हाँ, Can we participate in this project as a volunteer or intern? जरूर। हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे वॉलंटियर्स, इंटर्न्स हर हर साल आते हैं। जरूर आइएगा। यही तो है आप लोगों को, हमें बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे हम सहयोग कर सकते हैं, कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो यही है वॉलंटियर। या आप फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए या फिजिकल लेबर। जैसे रिसेंटली हम ने एक वो कैमरा ट्रैपिंग का एक्सरसाइज अभी चल रहा है वैसे चंगथांग में, हनले साइड ऑन पालासिस कैट, जो कि हिम तेंदुए के साथ मतलब एक वाइल्ड कैट है। तो जरूर आइए कभी भी। वी आर ओपन टू वॉलंटियरशिप Sir, एंड। he's asking how can we apply? Is there any page or website link? हाँ, तो आप हमारे स्नो लेपर्ड इंडिया में अभी इसमें डाल देता हूँ लिंक। सॉरी, मैं थोड़ा ये पावर पॉइंट्स ठीक तरह से बना नहीं पाए, नहीं तो मैं वहीं पर लिख देता। मैं आप इसमें चैट बॉक्स में मैं तो अपना वेबसाइट डाल दूंगा, तो उस पे लिंक है, आप वो जरूर लिखिए हमें। May I proceed with a question, please? हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। Yeah, thank you very much, sir, for a wonderful talk. I think what was most interesting was how everything has been tied up together. So it's not a program in isolation, नो, but it covers the local people and the environment. So that was very good. My question, sir, is that for so many years, this beautiful animal was even not even photographed, right? So I think 1970s was when George Taylor photographed it for the first time. yeah, And it used to be considered, and I mean, somebody who's seen a snow leopard would be considered a lucky person on earth. absolutely, But yeah, yes, but now, I mean, I'm seeing like my college mates and all have gone around and they have sent photos. So, I mean, yeah. what would be accounted to? Because the population, I don't know whether the population has been increasing or decreasing. But is it just because of what you said, the spotters and etc., because got the tourism around? That's why, or are there
I mean, are they moving more downwards? What is happening? Why are the site? It's good that people can see it, but what has been the major reason for this kind of change? Thank you. Yeah, so Mr. Navroz, there are several factors actually, so we cannot attribute to just one factor. As I said, that the major factor though is would be the youth getting trained in spotting them after this film, right? Before that, nobody ever imagined that they would be going in the mountains for a week, 10 days, and they would see, as I said, I jokingly used to say that the snow leopard is almost like the North American Sasquatch or the Himalayan Yeti. You always hear about them, but you never see them, right? So that's, I used to jokingly say that. But that's how it was in those days. So that was a major factor which I also kind of covered during my talk. The other factors, of course, once people started coming in to see, of course, the snow leopard tourism took birth in Ladakh with all of these programs, and then so I would attribute it partly to also more eyes looking for it, and then better technology these days. People in very remote villages have phone connectivity, and so they just tell their business partner or whoever or somebody, a youth in the city, okay, there's a snow leopard, an animal is killed here, so you can come, and so that factor is there also, and then of course, as I said, there's a several factors are at play, although in a different ranking, there would be ranking, the most important one I told you about, the film, and then also uh, more, more eyes looking for them. And in some areas where we have intervened with these conservation programs, the homestays and all of that, people have stopped killing them. As I told you that nobody would like to kill a snow leopard. That is such a great source of income. So who would kill it? So that has also bearing on the population. Although, as I said, that we haven't been able to really do a very comprehensive population assessment, but it is sure that all these would have a bearing on their population in these areas, and their population have increased locally in certain pockets of Ladakh. So yeah, there are several factors actually at play. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you. Hello, sir. Hi, I have one. Yes, sir. Ah. This is Sagar. Yeah. I have one question, sir. Like I saw one video recently where three leopards were moving fastly in front of a vehicle. As much as I know, snow leopard is a solitary animal, live alone their whole life. Now, Right. what could be that reason, though, so that these three are at the same place? Sagar, so this would be, I'm sure, I don't know, I haven't seen that video, but I'm sure this must be a case of a mother and two cubs. The cubs also look pretty grown up after the cubs stay with the mother till until they're 2 years old, before they leave exploring their own territory. So I think it's a case of a mother and two cubs, I'm sure. And that said, also the males and females and all cubs, they all come together. Sometimes there are 3, 4, 5 snow leopards. Also, we have captured 5 snow leopards in a video footage. For instance, the camera trapping video footage. So yeah, that is what it is. It's mostly during this period when the mother has cubs. So that's the case of mother cubs group in nursery group. Okay, thank you, sir. Yeah. If Anyone else? nobody is Yeah. asking, I have one more question. Please go ahead. Yeah. Right, sir. You mentioned sorry, that's a bit noise there. The figure in India about 772 or so. So 718. 78. Okay, sir, thank you. So Yeah, yeah. which is I mean, where do we stand in terms of international? Is this the largest population, or would some other country be having a similar or larger population? No, China has the biggest population, given its size, and there's pretty good habitats there. And after China is Mongolia, so we come in third, for third, I think. Yeah.
So yeah, there are those countries also which have better habitats, and Mongolia has been doing really some good work in conserving the species. In terms of conserving the species, so yeah, we are third in terms of population. Right. And what would be the China's figure, Mongolia? Where do I mean, how far away are we from them in terms of Gosh, I numbers? don't remember the exact figures, but I think it keeps varying. As I said, it's all guesstimates. I think it was probably in the tune of 2,500 or something, if I remember correctly. It was, as I said, that these figures keep changing as technology improves, as people are more efficient in recording their numbers. Right. Thank you. Yeah. And one more. Please go Sorry. ahead. Go ahead. Yeah, Yeah. yeah, No, yeah. no. Unless Uh, unless there are other people, I don't know. I yeah. can't So see I will the wait. chat Moderator, box. please, if there's somebody else, let them speak first. Yeah, to who's is Simra still there? Are you looking at the questions in the question box, Simra? Because since Ankit is probably off, because um चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चंस नहीं है नमग्याल जी ठीक है अगर ठीक है तो कोई आप होंगे प्लीज तो नवरोज आप please go ahead with your question. Yeah. Right, sir. So this is regarding the size of the tail of the snow Okay. leopard. Mhm. Now, in the case of the cheetah, as we know, the tail is used for balancing, during the sprints and the sharp turns. Yeah. Uh, doesn't proportionately snow leopard also have a very large tail? And then what would be the ecological, I mean, evolution aspect, reason for it? Evolution is definitely, I think it becomes more handy for the snow leopard than for the cheetah. Actually, balancing, I think they really have to balance on this very treacherous uh, trails, narrow ledges, and just climbing up the mountains. So they have to balance well, otherwise, it could be fatal while climbing up or climbing down a cliff. So that is the primary purpose, of course. But there is a secondary purpose since it is so fluffy that it wraps its tail around its body during winter, especially the head part, the muzzle part, to keep itself warm in the winter. So that's it's people have seen them using it quite frequently to kind of wrap it around its body to keep itself warm. So that's the other use of the tail. Like in the case of cheetah, I don't know if the cheetah has other uses of the tail than the balancing. But yeah, the primary is balancing. Then secondary is keeping it to keep itself warm in the winter, the harsh Himalayan winter. Oh, okay, great. So I only thought cheetahs use it for high speed running and balance, but this I think probably like if you're climbing on a mountain, we would open our hands to balance. It's something like that. So Oh it would yeah, be, yeah. It's yeah, it's like getting walking a tightrope. Is right, walking a right, right, tightrope. You know, right, if you without that balance, right. it will fall down. Well, yeah, and then of course the other one is the warmth part, right? Thank Yeah, you so it's much. like a Yeah, fluffy, yeah. nice, warm blanket. Yes, yes. Thank Yeah, you so much. thank you. any more questions? Namgyal ji, are there any instances of human attacks by the snow leopard in Ladakh region particularly? Yeah, there are incidents where the snow leopard got stuck inside a livestock pen or corral that I told you about, and then while trying to get out of that situation, some scratches and all, with no fatal attack, like with the intention of really killing a human or something. Hasn't been a single fatal attack on any human anywhere in the world, actually, in all these 12 countries that I told you about. Recently, there was a news. In China, many of you might have seen, but that was a doctored video I heard. So no, no fatal attack. I mean, part of the reason that we have been so successful in putting this together and making this conservation model successful is also the gentle nature of the snow leopard. Had it been killing people like the common leopard, then I don't think we wouldn't have really. We wouldn't have won the support of the communities or of the people. That and the Buddhist ethos of not harming other creatures and other living beings, these two were very instrumental in
uh, in making our conservation model successful. Thank you. So if there are no more questions, I think we can wind up now. Hello, sir. Sure. I have a question. Oh, please go ahead. Yeah. Sir, today I read about one antelope, which name is Chiru. Uh, Yep. um, is that is present on the prey list of snow leopard? Uh, I don't know. Your voice was breaking, Kir Sagar. You asked if that's the important prey of the snow leopard, the antelope. Yeah, sir. Yeah. Chiru. Well, Chiru. It's what we, a yeah. it's a full type of wool we gain from it, like shatush. We said like. Yeah, that has a very interesting story, but I don't know, maybe if you have time, we'll get into that. But I think to answer your question straight, and that's not a very important prey species, as you would imagine that the Tibetan antelope occurs in very flat areas, and snow leopard occurs in very rugged areas because it needs a lot of cover of the rocks and mountains. So it doesn't occur in open areas. So their habitats don't overlap much. But sometimes, obviously, when it becomes difficult for a snow leopard to hunt a blue sheep or an ibex, they occur in these rugged areas, and then it just wandering off, and then suddenly it come across one antelope. It does take once in a while, but very rarely, because of this habitat separation. So not a very important prey species, but yes, occasionally it does. Okay, not occasionally, very rare circumstances. Tibetan antelope actually. That also depends, by the way. Sorry, I mean I'm mostly talking in the context of Ladakh. In Mongolia, Tibetan Plateau, they also there it would be the incidence of killing those animals would be higher in those flatter areas, and I think there is an associated uh, variation in the home range of the snow leopard. In places like Ladakh, the home range is about 35 to 50 square kilometers in certain areas, but in places like flat areas in Mongolia and all, they are known to range up to 1,000 square kilometers. So it really depends where you are. But in places like Ladakh, that's not a very important place. Anyway, we don't have that many Tibetan antelopes in Ladakh. And talking about the shatush, absolutely, you're right that that animal really bore the brunt of the all the shoal industry, and Simra would definitely vouch for it. That there was a lot of pressure at some point. That pressure is now has been alleviated a bit because it is banned now, the shatush. Anyway, I mean I won't get into there because that will then it's a very interesting, fascinating story. Maybe some other time. Yeah. So that's the answer to your question, Kir Sagar, if Uh, that makes sense. Sorry, I just Yes. can I add a comment, please? Please go ahead. Yeah, I think, ma'am, Simra, the question she asked was, I think, very interesting about human fatalities, because I had never realized so far that here is one huge animal which doesn't Hmm. kill. I mean, Hmm. no record. And I think that should be probably brought out in the conservation program, because you look at a tiger or an elephant or a leopard or any of the other, the big cats and any of the other big mammals, and there is Yeah. always this human conflict. Whereas here is a beautiful animal which doesn't even want to harm us. So Yeah, yeah, it just occurred to me, absolutely. okay, that is a good question, and Yeah, yeah, yeah. thank you. So that, Yeah. as I said, that was the reason that we have been successful. Otherwise, Successful, had they yes, been yes, killing yes, people, that yes. nobody would have come forward and Right, right, talk about right, conserving and doing all of these programs, because right, right. it really took a lot of time to convince people, even for this program, like in this case also. But yeah, it's I can imagine the scenario in case of all these other predators. We can safely call it a gentle giant. Absolutely. Yeah, that's in a very appropriate Right. name. Okay, I'm done. So thank you. All right. So Thank you. if you have time, just explain one more thing. As I I have learned, like this snow leopard is the only big cat which can't roar like other Yeah. big cats.
Yeah, true. You have heard it right, and yeah, they don't roar, and that's what it just sets it apart from all the other giants, not gentle giants, but other giants, because it's the larynx is not that well developed in this particular species. Yeah, so that is right. It doesn't roar. Tidbits. Here, Sagar, did that answer your question? That's what you. Yes, sir, that's it. I Okay. just wanna. Okay. Yeah. Yeah. All right. So, but anyway, good luck with that. Let's see. Okay, guys. If you don't have more questions, then I'll just stop it here. Thank you so much for your attention, and I would invite all of you to come and visit. And it's a beautiful creature, of course. And then we have some beautiful programs. And as somebody asked earlier, that you could volunteer, come, work with us, stay with us. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you, Simra. Okay.